हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम सभी सेल को देखेंगे कि सेल होती क्या चीज़ है। सेल बायोलॉजी को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेल है क्या। सबसे पहले ये जो सेल वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। स्मॉल रूम इट मीन्स जो सेल होते हैं वो इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसीलिए इन्हें सेल कहा गया है, स्मॉल रूम्स। इसका डेफिनेशन क्या है सेल का? हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Cells are the smallest unit of life. All organisms are composed of cell and their components, hence referred to as the building blocks of life. सेल क्या है? सेल से ही हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जितने भी फंक्शंस है सेल मदद कर रहा है। जितना भी हमारा बायोलॉजिकल यूनिट, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम सेल्स से बने हैं। सबसे छोटा यूनिट हमारे शरीर का वो है सेल। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें जान है, वो सभी सेल से बने हैं और सेल्यूलर कंपोनेंट से बने हैं। इसीलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, जब भी हम एक घर बनाते हैं तो सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो होता है घर की ईंट। बहुत सारे ईंट को हम जोड़ते हैं तभी जा कर के क्या बनता है, एक घर बनता है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि घर जो हो गया हमारा शरीर हो गया, तो हमारा जो शरीर है इसका जो सबसे छोटा यूनिट है वो सेल है, बिल्कुल इस ईंट की तरह। जब बहुत सारे सेल्स मिले हैं तब जाकर हम लोग बने हैं, मिलियंथ बिलियंथ ऑफ सेल्स। सेल्स हमें नहीं दिख सकते क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटे होते हैं, तो सेल्स देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। हेंस इसे सेल कहा गया। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। सेल बायोलॉजी, the branch of biology which deals with the study of cell and its component is known as cell biology और cytology भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी का मतलब यही है, जैसे हम लोग जब भी प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो बॉटनी जाते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ना होता है तो जूलॉजी जाते हैं, उसी तरह जो सेल की पढ़ाई का जो ब्रांच है उसे सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, इसकी डिस्कवरी किसने की? जरूर किसी ने देखा होगा। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. He saw cells for the first time in a thin slice of cork with his crude microscope. Hooke described the cork as made up of little hexagonal boxes. He called these little boxes as cells. However, the cells were dead. यानी कि सेल्स को सबसे पहली बार जिसने देखा था कि सेल नाम की कोई चीज़ होती है वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में ये देखा। और किस चीज़ में देखा? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, इट मीन्स कि पेड़ की जो छाल, जो डेड सेल्स हो जाते हैं पेड़ के, उसे उन्होंने देखा। तो जब उन्होंने अपने एक बहुत ही सिंपल सा उनके पास माइक्रोस्कोप था तो उन्होंने देखा कि ये जो कॉर्क है ये बहुत सारे हेक्सागोनल बॉक्सेस से मिलकर बना हुआ है। इस जो शेप का बहुत सारे बॉक्सेस से मिलकर के बना हुआ है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल, यानी कि छोटे छोटे स्मॉल रूम्स, स्मॉल बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा वो क्या थे? डेड सेल्स थे। आगे चल के 1674 में एंटोन वॉन लीवेनहुक ने
जिसने सबसे पहली बार किसी लिविंग सेल को देखा जिसमें जान थी, was the first to analyze living cells. The invention of electron microscope further revealed all the structural details of the cell. एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले एक सिंगल सेल को देखा, लिविंग सेल को देखा, और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में और सुधार होता गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका है, तो अब हम सेल का तो स्ट्रक्चर भी और डिटेल में देख पाते हैं, उसके अंदर कितने ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ों को अब हम लोग ईजिली देख पाते हैं। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने एक ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर को देखा था। उन्होंने तालाब का एक बूंद पानी लिया और उसको अपने माइक्रोस्कोप पे देखा, तो उन्हें लिविंग सेल्स दिख पाए। सेल थ्योरी, अब सेल को खोज लिया गया तो उसके ऊपर थ्योरी आनी तो ज़रूरी थी। तो जो सेल थ्योरी है वॉज जॉइंटली पुट फॉरवर्ड बाय ए जर्मन बोटानिस्ट मैथियस स्क्लेडेन 1838 and a British geologist Theodor Schwann 1839. Cell theory states that all living things are made up of cell and products of cells. सेल थ्योरी जो है 1838 में आई, काफ़ी दिनों के बाद ये सेल थ्योरी आई जिसमें उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और उनका यही कहना था कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। और दो साइंटिस्ट जिनका हाथ है वो है एक मैथियस स्क्लेडेन जो कि जर्मन से थे, बोटानिस्ट थे, और थियोडोर स्क्वैन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। In 1855, Rudolf Virchow further contributed to the cell theory. He explained that all cells come from pre-existing cells, omnicellular, acellular. तो सेल थ्योरी आ चुकी थी जिसे स्क्लेडेन एंड स्क्वैन ने दिया था। उसके कुछ सालों बाद एक साइंटिस्ट थे रूडोल्फ वर्चॉ। इन्होंने अपना एक बात रखा कि जितने भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। इट मीन्स कि पेरेंट सेल से ही डॉटर सेल्स बनते बाय सेल डिवीज़न। हमें पता है सेल डिवीज़न होता है, माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस। तो उनका यही कहना था कि जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने पेरेंट सेल से आते हैं। ऑमनीसेल्यूलर, एसेल्यूलर, ये टर्म उन्होंने सेल थ्योरी में ज्वाइन किया। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल दैट डिपेंड्स अपॉन जस्ट वन सेल फॉर ऑल ऑफ इट्स फंक्शंस। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईटीसी। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और इसी सिंगल सेल के ही अंदर वो जितना भी अपना फंक्शन है, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग, वो सभी इस सिंगल सेल से ही करने में कैपेबल होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म वही होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा। तो ये सारे सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म हो गए। Multicellular organisms are composed of more than one cell or groups of cells, specialized to perform different functions that collectively support the organism. They possess distinct organs and organ system. It includes all organism which is visible to the naked eye, like plant, animal, bird, etc. Insects, etc. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि एक से अधिक, बहुत अधिक सेल से बने हुए होते हैं, तो वो मल्टी सेल्यूलर हो गए। और अब हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, तो हर सेल तो लोकोमोशन नहीं करेगा, तो ग्रुप्स ऑफ सेल्स क्या करते हैं, मिल करके परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड सेल्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, स्किन के सेल्स हो गए, तो सभी अलग अलग काम जो है अपना परफॉर्म करते हैं और मिल करके जो है एक ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेल्स से बन गया हमारा टिश्यू, टिश्यू से
बन गया ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब जाके एक ऑर्गेनिज्म फुल्ली फंक्शन वर्क करता है। एक ऑर्गेनिज्म का मतलब उसके अंदर लंग्स है, लिवर है, एवरीथिंग सब मिल के काम कर रहा है। अगर लंग्स मिसिंग हो जाएंगे तो क्या वो ऑर्गेनिज्म काम करेगा? नहीं, हर एक चीज़ होना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को फुल्ली फंक्शन बनाती हैं। अब जितने ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग अपनी खुली आंखों से देख पा रहे हैं, जितने भी ऐसी जीवित वस्तु हैं, प्लांट हो गया, एनिमल्स, बर्ड्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स, सब कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे। और ये जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ है, ये तो जाहिर सी बात है एक सिंगल सेल के बने, तो इन्हें हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो अब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गए यूनिसेल्यूलर। टाइप्स ऑफ सेल, बेसिकली जो सेल का जो टाइप है वो 2 टाइप का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, प्रोकैरियोटिक lack a distinct nucleus, that is absence of nuclear membrane. They also lack membrane bound organelles. Prokaryotes include only a single membrane, that is cell membrane. Prokaryote include bacteria, archaea. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसका सेल, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेन इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में। सेल भी एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को घेरता है। तो इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स का मतलब जैसे हमारे शरीर में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ना, लिवर, हार्ट, ये सब, उसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स कहते हैं हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को। तो इनमें ऐसे ऑर्गेनेल्स नहीं होते जिसमें कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग हो। इट मीन्स कि जो प्रोकैरियोट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन है, वो है सेल मेम्ब्रेन। और अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बिना मेम्ब्रेन की है, यानी कि इनकी जितनी भी बॉडी एक्टिविटी अंदर चलती है वो सभी साइटोप्लाज्म में होती है। सेल के अंदर ये जो फ्लूइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा कोई भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और आर्किया, ये सब एकदम प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, एक बैक्टीरिया, एक प्रोकैरियोटिक सेल का। तो इनमें कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं और सारे प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होते हैं, किसी में होते हैं, किसी में नहीं भी होंगे। ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियोइड, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल, eukaryotes have their nucleus enclosed within a nuclear envelope, that is nuclear membrane is present. They have membrane bound organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, etc. Eukaryotes include animal, plant, fungi, protozoans. Humans have eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस यही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। देखिए इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है यूकैरियोट्स में। इनमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये हाईली इवॉल्व सेल है। यूकैरियोट्स में जितने भी एनिमल्स आ गए हैं, प्लांट्स, फंगी, इवन प्रोटोजोअन्स आर ऑल्सो यूकैरियोट बिकॉज दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज
present. सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ER हो गया, लाइसोसोम गोल्जी बॉडी. राइबोसोम्स इनमें भी प्रेजेंट होते हैं. राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ होता है. ये हो गया यूकैरियोटिक सेल का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर. अब एक आखिरी हेडिंग देख लेते हैं, उसका शेप एंड साइज क्या होता है सेल का. सेल का भी तो कोई शेप होता होगा, सर्कल होगा, गोल स्ट्रक्चर होगा या रेक्टेंगल होगा, किस तरह का होता है. तो सेल का जो साइज और शेप है वो बहुत ही अलग अलग तरह में पाया जाता है. सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड दियर एक्टिविटीज़. मतलब किस तरह का सेल होगा वो उसके फंक्शन पे हम लोग देखेंगे. जैसे हमारा लिवर का सेल्स अलग हो सकता है देखने में, हमारे लंग्स का सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स, हर सेल्स जो है देखने में उसका शेप और साइज अलग अलग होता है. सबसे छोटा जो सेल है वो है माइकोप्लाज्मा का. माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट सेल, अबाउट 0.3 μm इन लेंथ. नर्व सेल्स जो होते हैं वो सबसे लंबे सेल्स होते हैं, जो हमारे नर्व सेल्स प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम. सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप. शेप भी सबका अलग अलग. अब कोई सर्क्यूलर होगा, कोई कॉल्यूमनर होगा, कोई क्यूबॉइड होगा, थ्रेड लाइक, इवन एक धागा लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है. इवन इरेग्युलर. इरेग्युलर मतलब जिसका कोई शेप ही ना हो, यानी कि अमीबा सबसे अच्छा एग्जाम्पल. इसका कोई तो शेप होता ही नहीं है, इरेग्युलर होता है. तो सेल का शेप और साइज बहुत ही डाइवर्स है. प्लांट सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप, हैविंग सेल वॉल एंड आर मोर रिजिड. द शेप एंड साइज ऑफ द सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. प्लांट जो सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये इनकी एक खासियत है. जो सेल वॉल होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करता है, यानी कि एक तो सेल हो गया, इस सेल के ऊपर एक कवरिंग हो गई जिसको बोलेंगे सेल वॉल. ये क्या कर रहा है, पूरे सेल को कवर कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, एक और एक्स्ट्रा कवरिंग हो गई. तो इससे क्या होता है, इसको बहुत ही स्ट्रेंथ मिलता है, रिजिडिटी मिलती है. और जितने भी सेल्स हैं वो सभी का जो शेप और साइज़ है वो उसके फंक्शन के बेसिस पे वैरी करता है कि उसका साइज़ क्या होगा, शेप क्या होगा. तो फ्रेंड्स, आज हमने सेल के बारे में देखा कि सेल होता क्या है, फिर देखा कि इसकी डिस्कवरी किसने की, सेल थ्योरी जो आया था वो किसने दिया, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, और सेल का शेप और साइज़ कैसा होता है. तो आज हम लोगों ने एक बेसिक सा नॉलेज सेल के बारे में हासिल कर लिया है. तो दोस्तों, यही है हमारा आज का टॉपिक, सेल इंट्रोडक्शन. आज हमने सेल का एक इंट्रोडक्शन ले लिया कि सेल क्या होता है. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.